अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के एक्सरसाइज के जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। तो ये अगर आपने फर्स्ट लेक्चर लिया होगा तो आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा कि सॉलिड्स में जो हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, जो कि मॉलिक्यूल्स को बाउंड करके रखती हैं। इस वजह से द मॉलिक्यूल्स दे आर हेल्ड एट फिक्स पोजीशन बट स्टिल दे शो वाइब्रेशनल मोशन बट अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो जब भी आप मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन मोशन की बात करेंगे सॉलिड्स में, तो आपने हमेशा ये कहना है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी मीन पोजीशन के ऊपर वाइब्रेट करते हैं। यही दो रीजंस अगर आप लिखेंगे तो दीज आर एनफ। हम कहते हैं दैट इज व्हाई सॉलिड्स दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द रीजंस दैट गैस हैव, क्या रीजंस हैं कि जो गैस होती है हमारे पास ना उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना उसकी फिक्स्ड शेप होती है। गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम वन अनदर फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात क्या होती है, दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इन दोनों की वजह से दे मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस, को फ्रीली मूव करते हैं हर डायरेक्शन में एंड स्प्रेड आउट टू फिल एनी कंटेनर। इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपकी होती हैं गैसेस होती हैं वो किसी भी कंटेनर की शेप ले सकती हैं। कोई भी शेप ले सकते हैं, लेकिन उनका वॉल्यूम जो होता है हमारे पास वो क्या रहता है, डेफिनेट रहता है हमारे पास। फिर आता है हमारे पास कंपेयर द स्पेसिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस। आपने स्पेसिंग डिस्कस करनी। अब सॉलिड्स में जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। अगर लिक्विड्स में देखें तो वो फार अवे होते हैं, और गैसेस में देखें तो दे आर मच फार अवे, कुछ रैंडम मोशन होता है उनका। सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड विद लिटिल स्पेस बिटवीन देम। लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड विद मॉडरेट स्पेस बिटवीन देम। अगर हम गैसेस की बात करें तो वो फार अपार्ट होते हैं एंड स्पेसेस आर वेरी लार्ज। हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग इंक्रीजेस फ्रॉम सॉलिड्स टू लिक्विड्स एंड देन इन गैसेस। First of all, then question number 4 है हमारा, what is the effect of rising the temperature of a liquid? अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, जैसे आप वाटर उसको स्टोव पे रखते हैं, तो क्या होगा हीट प्रोवाइड करने में, टेम्परेचर इंक्रीज होने में। तो आपने बेसिक केमिस्ट्री बतानी है, इनसाइड प्रोसेस क्या हो रहा है। When we heat a substance, its molecular motion become more vigorous, which means an increase in the internal energy। यानी जब आप किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो more vigorous की जगह आप ये भी लिख सकते हैं molecular motion increases, जो कि क्या इंक्रीज करता है, उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करता है। एज अ रिजल्ट इंटरनल एनर्जी की इंक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर, सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और फिर द हीट एनर्जी ट्रांसफर टू द बॉडी इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। और जो हीट ट्रांसफर हो रही होती है वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता राइज होता है। What is meant by the temperature of a body? टेम्परेचर से क्या मुराद है। अब हमने इसकी आपने छोटी सी डेफिनेशन लिखनी है। टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। दूसरा भी कह सकते हैं, इट इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स के पास एवरेज काइनेटिक इंटरनल एनर्जी कितनी है, या इंटरनल एनर्जी आप कह सकते हो। एग्जांपल कह सकते हैं, व्हेन वी टच आइस वी फील कोल्ड, व्हेन वी टच अ वार्म वाटर वी फील हॉट। The temperature helps us to determine how cold or hot the body is. Next question is, define heat as energy in transit. Heat को आपने define करना है as energy in transit. Energy in transit क्या होता है? Heat is defined as energy in transit that flows from one body to another body. यानी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ से वो फ्लो करती है। तो हीट हमेशा तब ही फ्लो करेगी जब दो बॉडीज के दरमियान डिफरेंस इन टेम्परेचर होगा। यू हैव टू मेंशन दिस पॉइंट। The heat always flows whenever there is a difference in temperature. So it always transfers from a body at higher temperature to lower temperature. तो एनर्जी इन ट्रांजिट का जो हमने वर्ड यूज किया उसका मतलब भी यही है कि टेम्परेचर डिफरेंस है और हीट हमेशा फ्लो करती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। What is meant by thermometric properties of a substance? To describe some thermometric properties. Thermometric properties of a substance क्या होता है? Thermometers, they use some properties of a substance which changes
अप्रिशिएबली, अगर आप ये वर्ड नहीं याद करना चाहते तो आप सिंपल ये भी कह सकते हैं विच चेंजेस विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर, जो कि चेंज होती हैं टेम्परेचर के चेंज होने के साथ। तो हमारे पास कुछ बेसिक थर्मोमीटर प्रॉपर्टीज हैं। इट शुड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट शुड हैव अ quick response to temperature change, it has uniform thermal expansion, it has high boiling point, it has low freezing point, it has large expansivity, it doesn't wet the glass, it doesn't vaporize, it is visible। तो ये सारी प्रॉपर्टी होंगी तो आपका थर्मोमीटर आइडियल होगा बनाने के लिए। Next question is, describe the main scales used for the measurement of temperature. How are they related with each other? आपने बताने हैं मेन स्केल्स। तो मेन स्केल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल है। ये तीन स्केल अब उनको कंपेयर करते हैं। सेल्सियस स्केल क्या होता है? यानी अगर आप बात करें तो ये है आपके पास टेम्परेचर एट सेल्सियस स्केल। तो फ़ारेनहाइट यानी कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट स्केल है। सो फ़ारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस स्केल प्लस 32। अब फ़ारेनहाइट से अगर हम सेल्सियस में जाएंगे तो हमें सेल्सियस स्केल, अब हम जा रहे हैं तो हम टी सी इज इक्वल टू 9/5 TF माइनस 32। और रिलेशनशिप बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस स्केल यानी केल्विन स्केल इज इक्वल टू सेल्सियस स्केल टाइम 2 प्लस 273। यानी कि आपको सिंपल ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास टेम्परेचर गिवन है डिग्री सेंटीग्रेड में और 100, लेट्स से आपको टेम्परेचर गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस, और आपको कहा जाता है इस 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें, तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास टेम्परेचर गिवन है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास टेम्परेचर गिवन है सेल्सियस में, तो आप ये फार्मूला यूज करते हुए उसे केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास तीन फार्मूलाज हैं जो आपने याद रखने हैं, जिसमें से आप किसी भी टेम्परेचर को किसी भी दूसरे स्केल में जाके कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर है हमारे पास व्हाट इज मेंट बाय सेंसिटिविटी ऑफ अ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है? So sensitivity of thermometer refers to its ability to detect small changes in the temperature of an object। यानी वो किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर स्मॉल चेंज आ रहा है टेम्परेचर में तो वो उसको डिटेक्ट करे। अब हम देखते हैं कि कौन सा थर्मोमीटर है जिसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। द मिनिमम डिवीजन ऑन द स्केल ऑफ थर्मोमीटर इज 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी सबसे जो छोटी डिवीजन होती है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो द एक्यूरेसी ऑफ इट्स टेम्परेचर मेजरमेंट विल बी 1 डिग्री। तो हम कहेंगे, जैसे हम मैंने आपको पढ़ाया था ना कि लीस्ट काउंट क्या होती है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, इसी तरह जो थर्मोमीटर उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, थर्मोमीटर की सेंसिटिविटी भी होगी कि वो सबसे जो छोटी मेजरमेंट है वो कैसे ले सकती है। सो अनदर थर्मोमीटर है, अगर उसकी सबसे छोटी मेजरमेंट जो है वो 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड की है, तो वो 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर होगा वो सबसे कम टेम्परेचर है, वो उसको इजीली मेजर कर लेगा। सो इट्स मेजरमेंट विल बी मोर प्रिसाइज देन द मेजरमेंट बाय अ थर्मोमीटर विद एन एक्यूरेसी ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगी, जो हमारे पास थर्मोमीटर है 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड का, ये मोर सेंसिटिव है देन द थर्मोमीटर with which you can measure temperature of 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास व्हाट डू यू मीन बाय लीनियरिटी ऑफ अ थर्मोमीटर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो लीनियरिटी क्या होती है? दिस रेफर्स टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड स्केल रीडिंग अक्रॉस एंटायर रेंज ऑफ मेजरमेंट। यानी अगर आप अपने थर्मोमीटर को देखें तो थर्मोमीटर में ये कैपिलरी ट्यूब है, तो इसके साथ आपके पास स्केल गिवन होता है, ताकि लिक्विड जैसे जैसे राइज करता है इस ट्यूब के अंदर तो ये स्केल आपको बता दे टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो रहा है। So a good linear thermometer should measure equal increments on the scale corresponding to equal change in temperature। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो रहा है तो उसके लिहाज से राइज कितना आ रहा है। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन टेम्परेचर इतना राइज दे रहा है तो नेक्स्ट भी उतना ही देना चाहिए। So it means that marking on the scale should be evenly spaced होनी चाहिए, और high linearity means more consistent and proportional scale reading over the entire range to ensure accuracy of the measurement। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, what makes a scale reading of a thermometer accurate? क्या चीज़ है जो accurate बनाती है? हम कहते हैं accuracy डिपेंड करती है linearity of the thermometer के ऊपर। सेम आंसर है जो हमने ऊपर किया है।
इसका क्या मतलब है? दिस मीन्स दैट देयर शुड बी अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड स्केल रीडिंग ओवर एन एंटायर रेंज। यानी टेम्परेचर और स्केल रीडिंग के दरमियान जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो डायरेक्ट होना चाहिए। Equal changes in temperature should produce equal changes in the scale reading। यानी अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन टेम्परेचर उसमें से राइज दे रहा है, इतना राइज दे रहा है आपके पास, तो नेक्स्ट 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो ये ज्यादा दे रहा है और वो कम दे रहा है सेम टेम्परेचर चेंज के लिए। देयरफॉर द मार्किंग ऑन द थर्मोमीटर, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके थर्मोमीटर के ऊपर ये जो स्केल मार्किंग है ये क्या होनी चाहिए? इवनली स्पेस्ड होनी चाहिए। सो इट इंश्योर्स द एक्यूरेट मेजरमेंट। What does determine the direction of flow of heat? Direction of flow of heat कौन determine करता है? The direction of flow of heat is determined by temperature difference between two bodies। दो bodies के दरमियान कितना temperature difference है? Heat always flows from higher body to the lower temperature body until the thermal equilibrium is achieved। तो बेसिकली क्या डिटरमिन करता है? डिफरेंस इन टेम्परेचर डिटरमिन करता है। और हीट आपकी हमेशा फ्लो करती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जब तक कि बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है, एक टाइम में ऐसे आता है कि अगर एक साइड पे 50 है और दूसरी साइड पे क्या है, 0 डिग्री है, तो ये पूरी जो बार है मेटेलिक बॉल, एक टाइम ऐसा आता है कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाती है, यानी पूरी मेटेलिक बॉल का टेम्परेचर 50 डिग्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टिंग्विश बिटवीन हीट एंड इंटरनल एनर्जी। वेरी सिंपल है। हीट क्या होती है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। हीट हमेशा फ्लो करती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ जब तक कि उन दोनों में क्या होता है? डिफरेंस इन टेम्परेचर होता है। इंटरनल एनर्जी की अगर हम बात करें तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी इज दी सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट की, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। Question number 14 है when you touch a cold surface, the cold travels from the surface of your hand or does energy travel from your hand to the cold surface? जब आप किसी कोल्ड सरफेस को टच करते हैं तो आपको कोल्ड क्यों लगती है? इसका रीजन क्या है? तो व्हेन यू टच अ कोल्ड सरफेस, हीट जो होती है वो एक्चुअली क्या करती है? फ्लो करती है आपके हाथ से स्लैब की तरफ, जिसकी वजह से आपके जो हाथ का टेम्परेचर है वो लो हो जाता है, which results in the decrease in the temperature of our hand, making our hand feel colder, जिसकी वजह से हमारा हाथ हमें क्या फील होता है? ठंडा फील होता है। कैन यू फील योर फीवर बाय टचिंग योर ओन फोरहेड? क्या आप अपना फीवर बता सकते हो? आप सेंस तो कर सकते हो, यानी सेंस ऑफ टच दिया है अल्लाह ताला ने हमें। सो सेंस ऑफ टच जो है इट कैन टेल अस वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, लेकिन आपको ये नहीं बताएगा कि आपको कितना टेम्परेचर है। ठीक है, इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द ऑब्जेक्ट टेम्परेचर, बट वी कैन नॉट मेजर द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी जस्ट बाय टचिंग इट। So for the exact measurement of the hotness of a substance, we require an instrument और instrument को हम क्या कहते हैं? That instrument is called as thermometer। Okay, students, if you have any confusion in any questions, you can ask in the comment box. This is all for today. Thank you and Allah Hafiz.